एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था मेनिंजाइटिस, जिसके पार्ट 1 में हमने मेनिंजस क्या होता है वो डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद हमने इसकी एटियोलॉजी डिस्कस कर ली थी, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है, फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जब किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस होता है। तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा, सडन हाई फीवर, जो पेशेंट होगा मेनिंजाइटिस वाला उसको अचानक से एकदम तेज फीवर आएगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, क्योंकि ये इन्फेक्शन मेनिंजस में हो रहा है यानी ब्रेन की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो मेंटल स्टेटस होगा उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। पर्सन जो होगा वो कन्फ्यूज्ड रहेगा, उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होगा पर्सन, और ड्राउजीनेस यानी चक्कर से भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वही हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जब उसकी लेयर में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सारे सिम्टम्स बेसिक हैं जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टिंग, ये सारे तो कॉमन है, पर मेन क्या होता है, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी एन इनएबिलिटी टू टॉलरेट लाइट। जो मेनिंजाइटिस वाला पर्सन होगा ना वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको टॉलरेट होगा ही नहीं लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह होगी तो। फोनोफोबिया, फोनोफोबिया मीन्स कि अगर बहुत तेज़ आवाज़ वगैरह आ रही है, साउंड वगैरह लाउड नॉइज है, तो उसको भी वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एंड नकल रिजिडिटी, नकल रिजिडिटी मतलब नेक स्टिफनेस, उसको जो उसकी नेक है यानी गर्दन है उसमें अकड़न सी फील होगी, स्टिफनेस सी फील होगी। उसी के साथ साथ एसोसिएटेड विथ फीवर, मतलब जब पेशेंट को नकल रिजिडिटी होगी तो साथ ही साथ पेशेंट को फीवर भी आएगा, तो उससे हेडेक हो सकता है, उसको अचानक से फीवर आ सकता है, उसका मेंटल स्टेटस अल्टर होगा क्योंकि मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नकल रिजिडिटी, ये हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जब किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस होता है। बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसकी। हिस्ट्री टेकिंग से भी हमें फोटोफोबिया, फोनोफोबिया वगैरह के बारे में पता चल जाते हैं। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड कल्चर जब हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो WBC का लेवल होता है वो ज़्यादा दिखाई देगा। चेस्ट एक्सरे करते हैं। CSF एग्जामिनेशन फॉर सेल काउंट, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं लंबर पंचर के थ्रू, जो आगे हम देखेंगे, जिससे हम सेल काउंट क्या है वो देखते हैं, ग्लूकोज का लेवल क्या है और प्रोटीन का लेवल क्या है वो देखते हैं। हेड का हम CT स्कैन करवाते हैं। ग्राम स्टेनिंग करते हैं और अदर स्पेशल स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के कारण हो रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम ग्रुप के लिए ग्राम स्टेनिंग इफेक्टिव होती है। और MRI करते हैं। फिर हमने एक प्रोसीजर इसमें लंबर पंचर, ये भी हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आएगा। दिस टेस्ट इज डन बाय एस्पिरेट CSF फ्रॉम द लेवल ऑफ L3 L4 वर्टिब्री। लंबर पंचर में हम क्या करते हैं, जो हमारी L3 और L4 वर्टिब्री होती है उसके बीच में हम स्पाइनल नीडल इंसर्ट करते हैं और वहाँ से CSF फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, और उस CSF फ्लूइड को हम एग्जामिन करते हैं। तो क्या देखते हैं, इट्स कंटेंट एसेस, जो प्रोटीन का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब हर 100 mg/dl में हमें प्रोटीन का लेवल इंक्रीज दिखाई देगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है 15 से 45 mg/dl होगा, लेकिन अगर किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस है तो उसमें प्रोटीन का लेवल 100 mg/dl होगा। 100 mg/dl मतलब प्रोटीन का लेवल इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि मेनिंजाइटिस में अगर बैक्टीरिया, वायरल किसी भी तरह का मेनिंजाइटिस है तो उनको भी प्रोटीन की नीड होती है, इस कारण से प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रहता है। ग्लूकोज का लेवल कम होता है, अबाउट 40 mg/dl, मतलब नॉर्मल जो होता है 45 से 75 होता है, लेकिन लंबर पंचर करते हैं और जब हम CSF लेते हैं तो उसमें अगर मेनिंजाइटिस है तो पेशेंट में हमें ग्लूकोज का लेवल कम दिखाई देगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, और WBC यानी वाइट ब्लड सेल का लेवल हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम इतने सारे टेस्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे, CSF, ग्राम स्टेनिंग, CT स्कैन, MRI और लंबर पंचर। इससे ही कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को मेनिंजाइटिस है या नहीं है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि हम मेनिंजाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। अगर मेनिंजाइटिस का रीज़न क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो कैसे करेंगे। वैंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मेनिंजाइटिस हो रहा है तो वैंकोमाइसिन, जिसे ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, वो देते हैं।
स्टेरॉइड थेरेपी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन लाइक डेक्सामेथासोन। स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। स्टेरॉइड थेरेपी से क्या, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको कम कर देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया। एंटीपायरेटिक थेरेपी टू रिड्यूस फीवर एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक फ्लूड थेरेपी। एंटीपायरेटिक थेरेपी मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करते हैं, फीवर को कम करते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो अदर सिम्टम्स वाले ट्रीटमेंट जैसे कि हेडेक वगैरह, अल्टर्ड हो रहा था मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन, वोमिटिंग, इन सबको कम करने के लिए हम फ्लूइड थेरेपी भी पेशेंट को देते हैं, ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस टू बिलो 15% आल्दो द रिस्क इज हायर अमंग एल्डरली। ये सारे ट्रीटमेंट से क्या होता है कि मेनिंजाइटिस से डेथ होने वाली जो रिस्क होता है वो 15% तक कम हो जाते हैं चांसेस। लेकिन जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनमें अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए हम वैंकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, एंटीपायरेटिक थेरेपी, ये सब देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा वायरल मेनिंजाइटिस है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस हम वैंकोमाइसिन दे रहे थे, स्टेरॉइड थेरेपी दे रहे थे, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक डू नॉट हेल्प वायरल इन्फेक्शन, सो दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस। एंटीबायोटिक्स कुछ देते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को कम कर देते हैं, इसलिए वायरल मेनिंजाइटिस के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। मोस्ट पेशेंट कंप्लीटली रिकवर ऑन देयर ओन विद इन 7 to 10 days। वायरल मेनिंजाइटिस हमने पहले ही पढ़ा था कि ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, तो बहुत से पेशेंट अपने आप रिकवर कर जाते हैं खुद से ही 7 से 10 दिन में। अब अगर फंगल मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए क्या हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। इट इज ट्रीटेड विथ लॉन्ग कोर्सेज ऑफ हाई डोज एंटी फंगल मेडिकेशन। क्योंकि फंगल मेनिंजाइटिस एक रेयर होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो इसके लिए जो कोर्स चलता है वो लॉन्ग टाइम का चलता है, जिसमें हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं। दिस इज यूजली गिवन यूजिंग एन IV लाइन एंड इज डन इन द हॉस्पिटल। क्योंकि फंगल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में जो कभी हम मेडिसिन देते हैं वो IV लाइन के थ्रू देते हैं, इसलिए इसके लिए हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होता है। The length of treatment depends on the status of immune system and the type of fungus that cause infection। फंगल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट कितना लंबा होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम का स्टेटस क्या है, और साथ ही साथ किस टाइप के फंगस ने इन्फेक्शन किया है, उस पर डिपेंड करता है फंगल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट सारे मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम। मेन तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ही होता है। तो एडमिनिस्टर IV फ्लूइड एंड मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। जैसे फिजिशियन ने IV फ्लूइड और मेडिकेशन हमें प्रिस्क्राइब किए, हमें वो एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट में। एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। जैसे ही हमें प्रिस्क्रिप्शन मिल गया तो हमें एंटीबायोटिक्स तुरंत स्टार्ट कर देनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना है अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है। ड्रग थेरेपी जो भी चल रही है उसको हमको कंटिन्यू रखना है। फिर क्या है, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट केयरफुली एंड ऑब्जर्व पेशेंट क्लोजली फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। मतलब हमें IO चार्ट यानी इनटेक और आउटपुट चार्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है डिहाइड्रेशन के साइन के लिए, क्योंकि इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस हो सकता है। मतलब स्वेटिंग वगैरह के थ्रू जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें डिहाइड्रेशन के साइन के लिए पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड रिकॉर्ड। मतलब पेशेंट के वाइटल साइन को हमें मॉनिटर करना है और उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, मतलब कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है कि नहीं, बाय यूजिंग GCS यानी ग्लासको कोमा स्केल का यूज करके हम पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक कर सकते हैं। If isolation measures are required, inform family member and ensure staff compliance of isolation procedure in accordance with IAW and standard operating procedure। अगर पेशेंट को अगर आइसोलेट करना ज़रूरी है कि मतलब जो मेनिंजाइटिस वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, तो हमें पेशेंट को आइसोलेशन करना है, जिसमें हमें फैमिली को बताना होगा कि हम पेशेंट को कर रहे हैं कि हम पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं ताकि वो डिसीज़ दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सके। मेंटेन डिम लाइट इन द पेशेंट रूम टू रिड्यूस फोटोफोबिक डिस्कम्फर्ट। क्योंकि मेनिंजाइटिस के पेशेंट को फोटोफोबिया होता है, यानी ज़्यादा लाइट से उसको डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए हमें रूम में डिम लाइट मेंटेन करके रखनी है। प्रोवाइड डिस्चार्ज प्लानिंग इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट एंड फैमिली। मतलब डिस्चार्ज की जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी प्लानिंग होती है, वो पेशेंट को भी बताना है और उसके फैमिली को भी बताना है। फॉलोअप के अपॉइंटमेंट्स क्या होते हैं वो फिजिशियन के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी मेडिकेशन होती है उसको क्या इंस्ट्रक्शन है, कब कैसी मेडिसिन लेनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पॉसिबल फॉलोअप, अगर हो सके तो हमें फॉलोअप कम्युनिटी हेल्थ नर्स के साथ उसके घर जाके होम विजिट के थ्रू भी
करवाना है। तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट मेनिंजाइटिस का। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक